तो दोस्तों साथ है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और रात 8:30 बजे वाली क्लास है जो कि आप सभी को मिल रही है, जिसमें हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ का एक क्लास थी, तो उसी पर रिलेटेड आज हम आपके साथ एक क्विज़ लेकर आए हैं जिसमें हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो करने वाले हैं। एक और चीज़ मैं आपको साथ यहाँ पर बता दूँ कि कल सुबह 10 बजे की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। कोई भी स्टूडेंट जो है कल सुबह 10 बजे की क्लास मिस नहीं करेगा, क्योंकि कल सुबह 10 बजे, हाँ जी हाँ, कल है सैटरडे को सुबह 10 बजे हम लेकर आ रहे हैं न्यू लेबर लॉ पर जो कोड्स आए उन कोड्स पर हम एक क्विज़ लेकर आए हैं। तो उस क्लास के लिए सभी स्टूडेंट जो हैं वो रेडी रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी। तो आज की पहला जो क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंग टू द कोड ऑन वेजेस हु हैज़ द पावर टू फिक्स फ्लोर वेज, है ना। यदि हम बात करें कोड ऑन वेजेस, जी हाँ, आप सभी को पता है कि 4 नए कोड ऑन वेजेस बना दिए गए हैं। 4 कोड्स बना दिए गए हैं। जितनी भी आपके लेबर लॉज हैं उनको 4 कोड्स में डिवाइड किया गया है। उसका मेन टारगेट जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो भाई कोड ऑन वेजेस के अनुसार जो पावर है फ्लोर वेज फिक्स करने का वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी के पास है, या फिर कमिटी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्लोर वेजेस क्या होते हैं। देखिए फ्लोर वेजेस का मतलब होता है मिनिमम वेज। मिनिमम वेज का मतलब ये होता है कि कम से कम वो मजदूरी जो एक मज़दूर कोई व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और ये हर जगह अलग अलग हो सकती है। जैसे महंगाई के अनुसार ये दिल्ली की अलग हो सकती है, मुंबई की अलग हो सकती है, ये मध्य प्रदेश की अलग हो सकती है, ठीक है। तो ये हर एक जगह के अनुसार उसकी जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का दर्जा रखते हैं और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ही ये पावर है। तो ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन एजेंसी ऑफ ब्लैंक। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO की यहाँ पर बात हो रही है। ILO जो है वो क्या है? एक IBRD है, एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, एक इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, या फिर एक यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है। तो आज सभी का 20 सेकंड है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को हम एक बार फिर से रीड कर लेते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है? एजेंसी है। वो किसकी एजेंसी है? IBRD की है, यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल है, या फिर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, या फिर यूनाइटेड नेशंस है। जिसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर डी। एक यूनाइटेड नेशंस की संस्था, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आने वाली है, एक उसकी सब्सिडायरी है, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ दीज इज एन अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ऑन पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, है ना। निम्न में से कौन सी एक अनफेयर, है ना, लेबर प्रैक्टिस है, ठीक है, एम्प्लॉयर की, ठीक है। मतलब जो आपका नियोक्ता होता है, नियोक्ता के द्वारा अवैध रूप से की जाने वाली लेबर प्रैक्टिस कौन सी है? ऑप्शन 1 है टू इंसाइट और इंडल्ज in willful damage to employers property connected with the industry, ठीक है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मतलब ये लेबर की तरफ से, कि लेबर की तरफ से यहाँ पर बात करी गई। टू इंसाइट और इंडल्ज इन विलफुल डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री, मतलब एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को इच्छा के साथ तोड़ना। विलफुल मतलब अपनी इच्छा के साथ तोड़ना। ऑप्शन बी टू एडवाइज और एक्टिवली सपोर्ट और इंस्टिगेट एनी स्ट्राइक डीम टू बी इलीगल, और किसी भी इलीगल स्ट्राइक में अपनी भागीदारी देना। ऑप्शन सी है फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन टू रिफ्यूज़ टू बार्गेन कलेक्टिवली इन गुड्स फेथ विद द एम्प्लॉयर, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार अच्छे से समझा दो आप सभी को कि ऐसी कौन सी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है आपके एम्प्लॉयर के लिए, मतलब कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली अनफेयर प्रैक्टिस कौन सी है, मतलब ऐसा कौन सा एक्ट है जो एक एम्प्लॉय करता है जो कि इलीगल है। तो ऑप्शन है कि भाई आप किसी भी तरह से अपनी मर्जी के अनुरूप अपने जो मालिक है, जो आपका नियोक्ता है, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। ऑप्शन बी है कि भाई आप किसी लीगल स्ट्राइक में भाग लेते हैं
ऑप्शन सी है आप रिफ्यूज़ करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग किसी रिकग्नाइज्ड यूनियन के साथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो ये रहा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है, नन ऑफ दीज। ये सभी के सभी लीगल जो है वो प्रैक्टिस है। आगे बढ़ते हैं। इलीगल प्रैक्टिस है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड इन। तो हेडक्वार्टर जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि एक यूएन नेशन की संस्था है, ये कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में, रोम में, पेरिस में या फिर टोक्यो में? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में। जी हाँ, जो हेडक्वार्टर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये कहाँ पर है? जिनेवा में है। जिनेवा बेस्ड ये एक यूनाइटेड नेशंस ट्रिब्यूटरी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आ सही स्क्रीन पर ये रहा। The ongoing globalization in the country needs reforms in our labor laws. The force opposes changes in the existing labor legislation is। जो ongoing globalization हो रहा है, ठीक है, कंट्री में, या इसकी ज़रूरत है नए लेबर लॉज लाने की, या लेबर लॉ जो पुराने हैं उनमें रिफॉर्म लाने की। तो ये जो फोर्स है, तो कौन सा फोर्स है जो अपोज कर रहा है इस चेंज के लिए? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो नए लेबर लॉज को आने से रोक रही है भारत में? गवर्नमेंट, लेबर एंड ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ तो फर्स्ट टू लाइन जो है वो एक बेस बनाई गई हैं। मेन क्वेश्चन ये है कि भाई हम सभी को पता है कि नए लेबर लॉज आने वाले थे, आ चुके हैं, अब तो यदि हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, लेकिन आने से पहले क्या थी? ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये तो सभी को पता था कि हमें लेबर लॉज में रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी थी जो लेबर लॉ में जो ये जो चेंज हो रहा था उसका अपोज कर रही थी। तो ऐसी कौन थे जो अपोज कर रहे थे? गवर्नमेंट थी, लेबर और ट्रेड यूनियंस थे, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन थे या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, ऑप्शन नंबर बी, लेबर एंड ट्रेड यूनियन। क्यों? क्योंकि लेबर और ट्रेड यूनियन को ऐसा लग रहा था कि जब नए लेबर लॉज आएंगे तो ये थोड़े से लीनियंट होंगे, जिससे कंपनियों पर दबाव कम होगा और हमारे अधिकार छिन सकते हैं। ये कुछ उसी तरह का जिस तरह से भी किसान आंदोलन चल रहा है। जैसे किसान जो हैं शायद उनको लेबर बिल में कुछ कमियां दिख रही हैं, मे भी कमियां हैं, ठीक है, तो उन कमियों की वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं इस लॉ को हटाया जाए, ठीक है, इस बिल को कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। सेम चल रहा था किसके साथ? लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, अपने नए लेबर कोड्स के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन है, एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन विच डील्स विद इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग सोशल प्रोटेक्शन एंड वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ इज़ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल वर्कफोर्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एजेंसी कौन सी है यूनाइटेड नेशन की जो डील करती है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के साथ और प्रोवाइड कर रही है सोशल प्रोटेक्शन एंड वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ लेबर के लिए? ऐसी कौन सी संस्था है जो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेबर के वेलफेयर के लिए काम कर रही है? ऑप्शन है आपके पास, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल वर्कफोर्स रिक्रूटर्स या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सभी को पता होगा, बहुत आसान सा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक यूएन की संस्था है, एक एजेंसी है यूएन की जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के, कर्मचारियों के अधिकारों के लिए बात करती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन है, लेबर पॉलिसी हाइलाइट्स। लेबर पॉलिसी हाइलाइट्स, लेबर पॉलिसी क्या हाईलाइट करती है? ऑप्शन ए, क्रिएटिव मेजर्स टू अट्रैक्ट पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी, क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, ऑप्शन सी, एम्प्लॉयर रिलेशनशिप या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। लेबर पॉलिसी क्या हाईलाइट करती है ना? ऐसे मेजर्स बनाना जो पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे, ऑप्शन बी, नई जॉब्स बनाना, ऑप्शन सी, एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप संबंधों को अच्छा करना है, फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव दिए हुए चीज़ों में से उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑल ऑफ द अबव। ये न्यू जॉब्स क्रिएट करने में भी काम करती है, ये एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप को सुधारने में भी काम करती है, और ऐसे मेजर्स बनाने में भी काम करती है जो पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी इतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जॉब्स की, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी अच्छी वेजेस की।
आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन। तब अगला क्वेश्चन आंसर की स्क्रीन पर ये रहा कि ब्लैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड एज एन एजेंसी ऑफ द लीग ऑफ नेशंस फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ वर्सेलियस। तो वर्सेलियस की ट्रीटी को फॉलो करने वाली नेशंस की लीग कौन सी थी? IOL, ILO, AFL या फिर यूनाइटेड नेशन UN। ठीक है, सभी बच्चों के पास 20 सेकंड है इसका आंसर करने के लिए। उसके बाद हम इसका सही आंसर जो बच्चों वह सही के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, देखिए जब भी बात आएगी आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ वाले सब्जेक्ट की और इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाएगी तो 99.99% केसेस वो बात चल रही होगी आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन। तब अगला क्वेश्चन आज सही स्क्रीन पर ये रहा है कि टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ लेबर लॉ। टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ लेबर लॉ आर, ऑप्शन ए फर्स्ट collective labor laws related to the tripartite relationship between employee, employer and union. B, second individual labor law concern employee right at work and through the contract for work. ऑप्शन सी बोथ A and B, ऑप्शन डी A and B। देखिए यहाँ पर बात करी जा रही है लेबर लॉ की दो कैटेगरीज की। पहली जो है वो कलेक्टिव लेबर लॉ जो कि रिलेट करते ट्राईपार्टीज रिलेशनशिप की बात करते हैं जिसमें एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन तीनों के रिलेशनशिप की बात होती है। दूसरा जो होता है वो इंडिविजुअल लेबर लॉ की बात करता है जो कंसर्न करता है एम्प्लॉयज़ के राइट ऑफ वर्क के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी बोलता है भाई दोनों ही हैं और ऑप्शन डी बोलता है भाई दोनों में से कोई भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब दोनों ही, क्योंकि क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन किया था। यहीं से आप हिंट पकड़ सकते थे कि दो कैटेगरी की बात चल रही है। तो दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं भाई आपकी, ए और बी। पहली कैटेगरी देखिए मतलब लेबर लॉ जो होते हैं वो दो तरह से काम करते हैं। एक तो सिंपल सी बात करते हैं भाई इंडिविजुअल लेबर के बारे में, इंडिविजुअल लेबर की राइट्स के बारे में भी, और दूसरा होता है ये ट्राई पार्टी कंसर्न के थ्रू भी काम करते हैं। क्योंकि देखिए इंडिविजुअल लेबर लॉस यदि आपको इंडिविजुअल लेबर के राइट्स आपको दिलाने हैं तो सरकार जाकर हर एक लेबर के लिए नहीं लड़ सकते। उसके लिए क्या है कि एम्प्लॉय का उसके एम्प्लॉयर्स और ट्रेड यूनियन से आपस में समन्वय बना रहे, उनकी आपस में बॉन्डिंग बनी रहेगी। बॉन्डिंग बनी रहेगी तो काम स्मूथली चलता रहेगा और सरकार को बार बार इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा। तो एक तो ट्राई पार्टी यूनियन, एक ट्राई पार्टी या त्रिपक्षीय व्यवस्था बनाई जाती है। त्रिपक्षीय व्यवस्था के लिए लॉज बनाए जाते हैं ताकि ये व्यवस्था अच्छी बनी रहे। इन केस यदि ये व्यवस्था फेल होती है तो सेकंड वाले केस पर आते हैं जहाँ पर सरकार ये इंश्योर करती है कि हर एक इंडिविजुअल कर्मचारी को, वर्कर को उसके अधिकार मिलते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आंसर की स्क्रीन पर ये रहा कि इंडिया इज़ परमानेंट मेंबर ऑफ ILO गवर्निंग बॉडी सिंस। भारत जो है वो ILO का एक परमानेंट मेंबर है। कब से? 1922 से, 1969 से, 1972 से या फिर 1971 से। भारत कब से ILO का परमानेंट सदस्य है ना। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, 1922 से भारत ILO का परमानेंट सदस्य है। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन अप्लाई टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इन इंडिया। हम सभी को पता है कि जितने भी लेबर लॉज हैं, नए लेबर कोड्स के पहले के हम बात करें तो वो सभी के सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए नहीं थे, सभी के सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए थे। हम सभी को पता है संगठित और असंगठित दो तरह के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो वो जो व्यवस्था थी वो असंगठित क्षेत्र के लिए नहीं थी। ठीक है, तो ऐसी कौन सी लेजिस्लेशन था जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी काम करता था? मिनिमम वेज एक्ट था, चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन और प्रोहिबिशन एक्ट 1986 था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और प्रोहिबिशन एक्ट 1970 था, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। कल सुबह 10 बजे की क्लास में सभी बच्चे अवेलेबल रहे। कल सुबह 10 बजे हम न्यू लेबर कोड्स पर जो है MCQ सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज़ है, तो सभी बच्चे उस पर अवेलेबल रहे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।